अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ मैं हूं नाजिया कमल और मैं हूं शाहिद नसीम। स्पोर्ट्स में हमारे साथ होंगे खेलों की खबरों में मैं आपके साथ दूंगा मोहम्मद अनीस। और आज हम खेलों में बात करेंगे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान वनडे सीरीज़ के हवाले से, जिसका आगाज़ कल से हो रहा है। उसके साथ साथ आज की खेलों की खबरों में एक ख़ास रिपोर्ट गिलगित बल्तिस्तान के सकाफती खेल के हवाले से, जो कि जिसका नाम है कोपोलो, पोलो नहीं कोपोलो, उसके हवाले से भी हम एक रिपोर्ट शामिल करेंगे। खेलों में मज़ीद खबरें भी शामिल करेंगे। और बदलते मौसम की खबर लिए मैं हूं आपके साथ अब्दुल कदीर। खबरनामे में आप जान सकेंगे मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल, बारिश, बर्फबारी और धुंध का अहवाल। फिल वक्त आपको वापस ये चलते हैं मेंडेस की जानिब। ये सब कुछ होगा, लेकिन इस वक्त एक निगाह डालेंगे अहम खबरों पर। सैलाब मुतासिरा इलाकों की तामीर नौ और बहाली का मिशन। पाकिस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम आलमी कॉन्फ्रेंस कल जनीवा में हो रही है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ शिरकत के लिए स्विट्ज़रलैंड रवाना। पाकिस्तान की जानिब से जामे रोड मैप पेश किया जाएगा। दोस्त ममालिक के सरबराहान और आला सतह वफूद कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे। आलमी मालियाती इदारों और तरक्याती शराकतदारों के नुमाइंदे भी शिरकत करेंगे। आँखें क्यों पथराए, होठों पे हंसी लाए, जाने से पहले हम ऐसा कर जाएं। पाकिस्तान में लाखों सैलाब मुतासरीन आलमी बरादरी की तवज्जो के मुंतज़र। बुनियादी ढांचे की तामीर नौ और मईशत की बहाली के लिए फंड्स का इजरा वक्त की ज़रूरत है। जनीवा कॉन्फ्रेंस में मुतासरीन का मुकदमा भरपूर अंदाज में पेश करेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। धक्के खारी वहाँ लैना ही लगे हैं, आटा लभदा नहीं। पंजाब को मैंने काम है इस गले बिल्कुल कम हो नहीं रहा ना कोई। तोड़े वाला तो बिल्कुल नहीं मिल रहा। चक्कियों पे 160 रुपये रेट है। स्टोरों पे जाते हैं, वो कहते हैं जी ट्रक नहीं आया, कल आएगा, कल जाते हैं जी परसों आएगा, ऐसे ही चक्कर लगवा रहे हैं। परवेज इलाही साहब जो कहते हैं कि हमने सब कुछ अच्छा कर दिया, ये सुबह से लेकर लाइन में खड़े हुए हैं, नमाज पढ़ने के बाद आकर लाइन में खड़े हुए हैं, अभी तक आटा नहीं मिलता हमें। आटा सुबह कर खड़े हैं हम नाश्ते बगैर, अभी तक हमें कोई बारी नहीं आई। कुर्सियों में अपने दफ्तरों में बैठे हैं, लेकिन अवाम देखो सुबह से हम जलील हो रहे हैं, लाइनों में लग रहे हैं। पंजाब में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। अवाम सरापा एहतजाज। गंदम के वसी ज़खायर के बावजूद सूबाई हुकूमत कीमतें कंट्रोल करने में नाकाम। आटे के हुसूल के लिए दिन भर कतारों में इंतजार। सूबे में मुर्गी का गोश्त भी आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गया। 30-40 तेल आते, इधर 200-300 लोग खड़े हो जाते हैं, इसलिए सरकारी आटा इधर नहीं मिलता है। हुकूमत की भी अदम दिलचस्पी की वजह से जो है ना तो फूड कंट्रोल अथॉरिटी है कि मतलब प्राइस कंट्रोल कर रहे। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में भी आटे की कीमतों में होशरुबा इजाफा। 20 किलो आटे के थैले की कीमत 3100 रुपए हो गई। सूबाई हुकूमत खामोश तमाशाई, अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं। बलूचिस्तान की नुमाया शख्सियात की पीपल्स पार्टी में शमूलियत। सरदार फतेह मोहम्मद हसनी, नवाबजादा घसैन मरी, ताहिर महमूद, नवाबजादा जमाल रईसानी, फरीद रईसानी, मीर अब्दुल्ला राहिजा और मीरुल्लाह बख्श रिंद शामिल। बलूचिस्तान के हुकूक पर कोई समझौता नहीं करेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी। इमरान खान के दौरे इक़्तिदार में हर शोबे में तबाही हुई। इंतशार, झूठ और बद तहजीबी की सियासत ने माशरती अक़दार को बहुत नुकसान पहुँचाया। PTI क़यादत ने ज़ाती मफाद के लिए मुल्क के वक़ार और मफाद को ठेस पहुँचाई। इत्तेहादी जमातों ने पाकिस्तान की सालमियत की खातिर बाग दौड़ संभाली। मुशीर बराए उमूर कश्मीर कमर ज़मान का ऐलान। हुकूमत के मुश्किल माशी फैसलों के समरात। जुलाई से नवंबर के दरमियान इक़्तिसादी अशारियों में बेहतरी। करंट अकाउंट खसारे में 57% कमी। तिजारती खसारा भी 26% कम। टैक्स महसूलात में 17.4% इजाफा। दरामदात में 16.2% कमी। माशी चैलेंजेस के बावजूद ज़राई शोबे के लिए 800 अरब रुपए के किसान पैकेज का भी ऐलान। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी। पूंछ में 2 नौजवान शहीद। मुख्तलिफ इलाकों में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयों पर खौफ हरास।
हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की मावराए अदालत कत्ल के बढ़ते हुए वाकयात की शदीद मजम्मत। रूस की यूक्रेन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 600 यूक्रेनी फौजी मारने का दावा। हमला 89 फौजियों की हलाकत का बदला था। दुश्मन की तंसीबात को भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया गया। रूसी वजारत दिफा। चीन में 3 साल बाद कोरोना से मुतालिक तमाम सफरी पाबंदियां खत्म। हांगकांग के साथ सरहद को भी खोल दिया गया। पाबंदियों के खात्मे के बाद सिंगापुर और कनाडा से परवाजें ग्वांगझू और शेंजन पहुंच गईं। गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और शिमाली बलूचिस्तान में बारिश। पंजाब के मैदानी इलाके धुंध की लपेट में। कालाम, मालम जब्बा, अस्तोर, स्कर्दू, गोपस और बगरोट में बर्फबारी। महकमा मौसमियात की आइंदा 3 रोज तक बारिश की पेशगोई। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला वनडे कल होगा। मैच दिन 2:30 से पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। ट्रॉफी की तकरीब रूनुमाई। दूसरा मैच 11 जनवरी और तीसरा मैच 13 जनवरी को खेला जाएगा। तमाम मुकाबले कराची में ही होंगे। कप्तान कौमी टीम वनडे सीरीज जीतने के लिए मुतमन्नी। न्यूजीलैंड मजबूत हरीफ है, सख्त मुकाबले की तवक्को है। स्क्वाड में नए खिलाड़ियों को भी शामिल किया है। बाबर आजम। कीवी कप्तान केन विलियमसन का कहना है कि वनडे सीरीज जीतकर रैंकिंग मजीद बेहतर करेंगे। और साहिबजादा सुल्तान ने थर फ्लड रिलीफ जीप रेस जीत ली। 107 किलोमीटर का फासला 1 घंटे 8 मिनट और 35 सेकंड में तय किया। प्रीपेयर्ड कैटेगरी में 24 गाड़ियों ने हिस्सा लिया। नाज़रीन, हेडलाइंस आपने जानी। खबरनामे में सबसे पहले आपको बताएं, पाकिस्तान के सैलाब मुतासिरा इलाकों की तामीर नौ और बहाली के मौजू पर बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस कल जनीवा में हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस मुश्तरका मेज़बानी करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की जानिब से मुतासिरा इलाकों की बहाली का फ्रेमवर्क पेश किया जाएगा। रिपोर्ट कर रहे हैं आगा मसूद खालिद। मुरझाए चेहरों पर जिंदगी की चमक लाए, जाने से पहले हम ऐसा कर जाएं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सरबराही में जनीवा कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आला सतह वफ्द में वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर खजाना मोहम्मद इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब और वज़ीर बराए मौसमियाती तब्दीली शहरी रहमान शामिल हैं। पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस में तामीर नौ और सैलाब से मुतासरा इलाकों की बहाली के फ्रेमवर्क को अमली जामा पहनाने के लिए बैनुल अक़वामी ताउन और तवीलुल मुद्दती शराकत दारी की अहमियत पर जोर देगा। कॉन्फ्रेंस में इफ्तिताही इजलास के बाद बाज़ाब्ता तौर पर तामीर नौ और सैलाब से मुतासरा इलाकों की बहाली पर गौर किया जाएगा। कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की जानिब से कुदरती आफत से तबाही के बाद मदद की जरूरत से मुतल्लिक तैयार की जाने वाली दस्तावेज भी पेश की जाएगी। आलमी कॉन्फ्रेंस की मुश्तरका मेजबानी वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस करेंगे। दोस्त मुल्कों के सरबराहान और आला सतह वफूद भी इस कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे। आलमी मालियाती इदारों और तरक्याती शराकतदारों के साथ प्राइवेट सेक्टर और NGOs के नुमाइंदों को भी कॉन्फ्रेंस में मदऊ किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस आलमी कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही इजलास की सदारत भी करेंगे। इब्तदाई सेशन से सरबराहान मुमलिकत, वुज़रा और मुख्तलिफ ममालिक के नुमाइंदे भी खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस मुश्तरका प्रेस ब्रीफिंग में भी शिरकत करेंगे। पाकिस्तान मुल्क की तारीख के बदतरीन सैलाब की तबाहकारियों से नबर्द आजमा है। मुल्क को दरपेश मुआशी चैलेंजेस के बावजूद मौजूदा हुकूमत अपने तमाम तर वसाइल और तवानाइयां सैलाब ज़दगान की बहाली और तामीर नौ के लिए फ्राहम कर रही है, लेकिन बड़े पैमाने पर होने वाले नुकसानात का इजाला पाकिस्तान तन्हा नहीं कर सकता। पाकिस्तान आलमी कॉन्फ्रेंस के तवस्सुत से मुल्क की तामीर नौ के लिए तबाही के बाद मदद की जरूरत से मुतल्लिक आलमी इदारों की रिपोर्ट के तनाजुर में मदद की अपील करेगा। एक तखमीने के मुताबिक
मुताबिक हालिया सैलाब से होने वाला नुकसान 30 अरब डॉलर से तजावुज कर गया है, जो कि पाकिस्तान की मजमूई GDP का 10वां हिस्सा है। मुश्किल की इस घड़ी में सैलाब ज़दगान की दादरसी, उनकी बहाली और तामीर नौ के लिए अक़वाम आलम की एक बार फिर तवज्जो इस अहम मौजू पर मरकूज करवाने के लिए जनीवा कॉन्फ्रेंस अहमियत की हामिल है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जनीवा आलमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के हवाले से अपने ट्वीट में कहा कि सैलाब मुतासरीन का मुकदमा दुनिया के सामने पेश करने का मौका मिलेगा। उनका कहना था कि कॉन्फ्रेंस में शराकत दारों और दोस्त ममालिक के सामने पाकिस्तान में सैलाब की तबाही के बाद बहाली और तामीर नौ के लिए जामे फ्रेमवर्क प्लान रखेंगे। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे की बहाली, जिंदगी और माश की तामीर नौ और मईशत के लिए फंड्स का इजरा वक्त की जरूरत है। वजीर आजम ने कहा कि दुनिया की तारीख में इंसानियत एक अहम मोड़ पर है। हमारे आज के इक़दामात आने वाली नस्लों के शानदार मुस्तकबिल की तश्कील कर सकते हैं। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। आओ हम कुछ ऐसा करें जो रहे जब हम न रहें, मुरझाए चेहरों पर जिंदगी की चमक लाए, जाने से पहले हम ऐसा कर जाएं, डूबे हुओं को किनारा, महरूमियों को सहारा, ये ना करे तो दुनिया में आने का क्या फायदा हमारा, धीरे कोई क्यों मारा मारा, बुझने ना पाए कोई तारा, हमारे होते कोई ना खुश हो, कैसे हमें हो गवारा। नाज़रीन, पाकिस्तान अपने महदूद वसाइल के साथ सैलाब मुतासरा इलाकों में बहाली और तामीर नौ में मसरूफ़ है। ताहम तबाही का पैमाना इतना बड़ा है कि इससे निपटने के लिए आलमी बरादरी का ताउन नागुज़ीर है। रिपोर्ट कर रहे हैं राना इफ्तिखार अहमद। पाकिस्तान में गुज़िश्ता साल मुल्की तारीख के बदतरीन सैलाब की तबाहकारियों से 3 करोड़ 30 लाख अफराद मुतासिर हुए, जबकि मीशत को 30 अरब डॉलर से ज़्यादा का नुकसान हुआ। शदीद बारिशों और सैलाब के बायस 20 लाख घर, 13,000 किलोमीटर सड़कें, 3,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक, 439 पुल तबाह और 40 लाख एकड़ ज़रई रकबे को नुकसान पहुँचा, जबकि 10 लाख से ज़्यादा मवेशी हलाक हुए। पाकिस्तान सैलाब से निपटने, बहाली और तामीर नौ के लिए अपने तमाम वसाइल बुरुएकार ला रहा है। ताहम बड़े पैमाने पर होने वाले नुकसानात का अजाला पाकिस्तान तनहा नहीं कर सकता, जिसके लिए आलमी बरादरी के ताउन की भी ज़रूरत है। इस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा की मुश्तरका मेज़बानी में 9 जनवरी को जनेवा में आलमी कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसमें आलमी डोनर्स, तरक्याती शराकतदार और दोस्त मुल्क शिरकत करेंगे। हमें उम्मीद है कि इस कॉन्फ्रेंस के नतीजे में पाकिस्तान को तामीर नौ के लिए मतलूबा वसाइल दस्तयाब होंगे, जिससे कि हम उन इलाकों में कि जो सैलाब से बुरी तरह मुतासिर हुए हैं, तामीर नौ के काम को तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ा सकें। We have taken very strong measures to provide relief and rescue these people, the families that have been affected, which are as many as 33 million people. And we are also reorienting our public sector development spendings. We are hoping the provinces will also reorient their annual development plans so that we can finalize and reconstruct the damages that have been caused to the infrastructure because of the floods. कॉन्फ्रेंस में तबाहकुन सैलाब के बाद तामीर नौ और बहाली के लिए जामे रोड मैप पेश किया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे UNDP के मुताबिक पाकिस्तान में सैलाब के बायस गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजारने वाले अफराद की तादाद 70 लाख से बढ़कर 1 करोड़ 46 लाख तक पहुँच सकती है, जबकि सैलाब मुतासरा इलाकों में 80 लाख अफराद अब तक बेघर हैं। मुतासरीन की बहाली के लिए रहाइश, ज़राअत और ज़रिया माश के लिए फौरी इक़दामात की ज़रूरत है। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि कौम इमरान खान के झूठ, फ्रॉड और जालसाजी की तारीख जान चुकी है। इसका इनकलाब घड़ियाँ चोरी करना और कौमी मफादात बेचना है।
ایک بیان میں وزیر داخلہ نے کہا کہ ملک کی موجودہ معاشی مشکلات کا ذمہ دار فورن ایجنٹ عمران خان ہے. اس کی نااہلی اور کرپشن کی وجہ سے ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ پیدا ہوا. یہ وہ نالائق ہے جو ایگزامز کو ساتھ ملا کر بھی امتحان میں فیل ہو گیا. انہوں نے کہا کہ عمران خان کے انقلابی اقدامات آڈیوز میں قوم نے سن لیے ہیں. یہ آدمی پرویز الہی سے ہر روز بے عزت ہونے کا غصہ کسی اور پر نکالتا ہے. پنجاب میں آٹے کی شدید قلت سے لوگ سخت پریشان ہیں. صوبائی حکومت مقرر کردہ نرخوں پر آٹا فراہم کرنے میں مکمل طور پر ناکام نظر آ رہی ہے. رپورٹ کر رہے ہیں وسیم سجاد. پنجاب بھر کی طرح صوبائی دارالحکومت لاہور میں بھی آٹے کا بحران شدت اختیار کر گیا ہے اور شہری آٹے کے حصول کے لیے مارے مارے پھر رہے ہیں. آٹے کے نرخوں میں اضافہ تو ایک پریشانی تھی ہی، اب آٹے کی دستیابی ایک سنگین مسئلہ بن گیا ہے. آٹے کی قیمت 140 روپے فی کلو سے تجاوز کر گئی. شہری سردی میں گھنٹوں لائنوں میں لگ کر آٹے کا انتظار کرنے پر مجبور ہیں. آٹے کا بحران ہے، پنجاب میں آٹا نہیں مل رہا. آئے دن 10 روپے 5 روپے 20 روپے بڑے ہوتے ہیں. توڑے والا تو بالکل نہیں مل رہا. کل آئے گا، کل جاتے ہیں جی، پرسوں آئے گا، ایسے ہی چکر لگوا رہے ہیں. وہاں بہت پریشان ہیں، تکے کھاری وہاں لینا ہی لگے ہیں، آٹا لبدا نہیں. پنجاب کو ناکام ہے اس گلے، بالکل کم ہو نہیں رہا نا. کہ پہلے 150 روپے تھا، پرسوں 14 3-4 دن پہلے، تو کل سے یہ 160 روپے کلو ہو گیا ہے. باقی پنجاب حکومت کو چاہیے کہ اس پہ غور کرے. حکومت پنجاب کی ذمہ داری ہے کہ وہ صوبے کی عوام کو مقررہ نرخوں پر آٹے کی فراہمی یقینی بنائے، لیکن موجودہ صورتحال میں حکومت اس ذمہ داری کو نبھانے میں مکمل طور پر ناکام دکھائی دے رہی ہے. دیگر مسائل کا حل تو اپنی جگہ، مگر عوام کو خوراک کی فراہمی جیسے مسائل سے نکالنا کس کی ذمہ داری ہے، یہ ایک سوالیہ نشان ہے. وسیم سجاد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور. گندم پیدا کرنے والے خطہ جنوبی پنجاب کے عوام خود آٹے کی قلت کے باعث مہنگا آٹا خریدنے پر مجبور ہیں. مختلف علاقوں میں قائم سیل پوائنٹس پر شہریوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں. رپورٹ کر رہے ہیں ملتان سے فرحان مرزا. جنوبی پنجاب جیسے زرعی علاقے میں آٹے کی قلت اور مہنگے داموں دستیابی سے عوام میں تشویش کی لہر ہے. شہر کے چند مقامات پر ضلع انتظامیہ کی جانب سے آٹے کی فراہمی کے سیل پوائنٹس تو بنائے گئے ہیں، لیکن لمبی قطاروں اور کئی گھنٹے انتظار کے بعد شہری آٹا خریدنے پر مجبور ہیں. پرویز الہی صاحب جو کہتے ہیں کہ ہم نے سب کچھ اچھا کر دیا، یہ صبح سے لے کے لائن میں کھڑے ہوئے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد آ کر لائن میں کھڑے ہوئے ہیں. ابھی تک آٹا نہیں ملتا ہمیں. آٹا صبح کے کھڑے ہیں ہم ناشتے بغیر، ابھی تک ہمیں کوئی باری نہیں آئی. کرسیوں میں اپنے دفتروں میں بیٹھے ہیں، لیکن عوام دیکھو صبح سے ہم ذلیل ہو رہے ہیں، لائنوں میں لگ رہے ہیں. 3-4 گھنٹے ہو گئے ہمیں ادھر کھڑے ہوئے. شدید سرد موسم میں صبح سے لائن میں لگے دیہڑی دار مزدور دن ضائع ہونے پر افسردہ دکھائی دیے. مجھے اب 2-3 گھنٹے ہو گئے آئے ہوئے، اب ٹھیلے کی باری ہے بڑی اوکھی. اب دیہڑی کا ٹائم دیکھ لو ختم ہو گیا. میری تو دیہڑی گئی نا. دکان والے لے کے جاتے ہیں یا محلے والے کس کو دے رہے ہیں کوئی خبر نہیں. جو مزدور غریب لوگ کھڑے ہوتے ہیں ان کو تو دیتے ہی نہیں ہے. بعض چکیوں پر آٹا 130 روپے فی کلو بھی دستیاب نہیں، جبکہ عام مارکیٹ میں گندم فی من 4000 روپے تک فروخت کی جا رہی ہے. چکی مالکان کے مطابق منڈی اور فلور ملز مالکان گندم کی قیمتوں میں اضافے کا سبب ہیں. نہ آپ کو آٹا مل رہا ہے نہ گندم مل رہی ہے. اس میں سارے کا سارا جو ایک مین ہماری اسٹاک مافیا ہے اور منڈی کے لوگ ہیں، یہی اس کے اندر جو ہے نا مین کریکٹرز ہیں. ضلع انتظامیہ کی جانب سے سیل پوائنٹس پر 10 کلو آٹے کا تھیلا 648 روپے میں تو فراہم کیا جا رہا ہے، لیکن سٹاک کی کمی اور محدود مقامات کی وجہ سے بہت سے شہری خالی ہاتھوں گھر جانے پر مجبور ہیں. ضلع انتظامیہ کی طرف سے آٹے کی ترسیل دگنا کرنے کے دعوے کے برعکس شہریوں کو آٹے کے حصول میں شدید مشکلات کا سامنا ہے. فرحان مرزا، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، ملتان. پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں آٹے کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافے سے شہری پریشان ہیں، جبکہ صوبائی حکومت خاموش ہے. رپورٹ کر رہے ہیں سہیل احمد دانش. خیبر پختونخوا میں آٹے کی قیمت دیگر صوبوں کی نسبت زیادہ ہے اور یہاں 20 کلو آٹے کا تھیلا 3100 روپے تک فروخت ہو رہا ہے. عوام کا کہنا ہے کہ سرکاری نرخ پر ملنے والا آٹا انہیں دستیاب نہیں، جس کی وجہ سے وہ مارکیٹ سے مہنگا آٹا خریدنے پر مجبور ہے. مل سے ہمارا سرکاری آٹا نہیں آتا، جب آتا ہے 30-40 تیل آتے، ادھر 200-300 لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. اس لیے سرکاری آٹا ادھر نہیں ملتا ہے، بہت مہنگائی ہے. جتنے بھی ہمارے سیٹ لوگ ہیں، پیسہ دار لوگ ہیں، جو جن کے پاس اپنے گودام وغیرہ موجود ہے، سب لوگوں نے جو ہے نا گندم خریدی ہوئی ہے، اور حکومت کی بھی عدم دلچسپی کی وجہ سے جو ہے نہ تو فوڈ کنٹرول اتھارٹی ہے کہ مطلب پرائس کنٹرول کر لے. آٹا مہنگا ہونے کی وجہ سے نان کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے.
नान भाइयों का कहना है कि इन्हें आटा महंगा मिल रहा है, जिसकी वजह से पुराना नर्ख कायम रखना मुमकिन नहीं। आटा इतना महंगा हो रहा है तो फिर इसका तो कुछ हल निकालना पड़ेगा ना, तो बढ़ाना तो पड़ेगा। यहाँ पे किराए होते, बिल होते, लोगों का तनख्वाह होती है, तो ये यहाँ से निकाल नहीं ले तो ये कहाँ से हम निकाल, घर से तो नहीं लेकर आ सकते। गंदम की ज़ख़ीरे और फ्लोर मिल्स को इसकी फराहमी समेत कीमती मुकर्रर करना सूबाई हुकूमत के दायरा इख्तियार में आता है। काश के हुक्मरान जाग जाए और एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी के बजाय इक़दामात के ज़रिए आवाम की हकीकी मदद करे। सुहेल अहमद दानिश, PTV न्यूज़, पेशावर। और नाज़रीन, पंजाब के दीगर शहरों की तरह शकरगढ़ में भी मुर्गी के गोश्त की कीमत में इजाफे से शहरी परेशान हैं। रिपोर्ट करेंगे इरफान खान। शकरगढ़ में मुर्गी का गोश्त शहरियों की पहुंच से बाहर होने लगा। गुज़श्ता एक साल से पंजाब भर में चिकन की कीमतों में बतदरीज इजाफा जारी है। गरीब के लिए बीफ और मटन के साथ साथ अब चिकन खाना भी ख्वाब बन गया। शकरगढ़ में चिकन फी किलो 600 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। शहरियों ने बढ़ती हुई कीमतों पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हुए कहा कि प्राइस कंट्रोल कमेटियां गैर फाल होने की वजह से खुद साख्ता महंगाई के साथ साथ हुकूमत की जानब से भी महंगाई का सिलसिला जारी है। होटल मालकान का काम भी ठप हो गया। मटन और बीफ तो पहले नहीं खा सकते थे, अब तो चिकन भी नहीं खा सकते हम। मुर्गी का रेट पहले 400 रुपए केजी था, अब यही रेट 600 रुपए केजी हो गया। हमारी वजीर आला से दरखास्त है कि इसे कम किया जाए। शहरियों ने वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही से मुतालबा किया कि मटन और बीफ पहले ही गरीब शहरियों की पहुंच से दूर हो चुका। चिकन की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए मौसर इकदाम किए जाएं ताकि हर शहरी बासानी चिकन खरीद सके। मोहम्मद इरफान खान खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन, शकरगढ़। बलूचिस्तान के अहम सियासी रहनुमाओं ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल होने का ऐलान किया है, जिनमें साबिक वफाकी वजीर सरदार फतेह मोहम्मद हसनी, साबिक सूबाई वज़रा नवाबजादा गज़ेन मरी और ताहिर महमूद समेत वज़ीर आला बलूचिस्तान के कोऑर्डिनेटर नवाबजादा जमाल रईसानी, मीर फरीद रईसानी, मीर अब्दुल्ला राहिजा और मीर अल्लाह बख्श रिंद शामिल हैं। सियासी रहनुमाओं ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की और पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तारीखी रिश्ता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा बलूचिस्तान के हुकूक के लिए हकीकी जदोजहद की है। आसिफ अली सरदारी ने कहा कि बलूचिस्तान की सियासत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक मजबूत तरीन फरीक है। आम आदमी के हुकूक के लिए हमारी जदोजहद जारी रहेगी। वज़ीर आज़म के मुशीर कमर ज़मान कायरा ने कहा है कि हमने सियासत को दाव पर लगाकर मुल्की बका की खातिर नाजुक हालात में हुकूमत संभाली। खाड़िया के इलाके करनाना में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इमरान खान की नाकिस पॉलिसीज़ की बदौलत आज एक बार फिर मुल्क में दहशतगर्दी के साए मंडला रहे हैं। रिपोर्ट करेंगे मलिक उमर। वज़ीर आज़म के मुशीर कमर ज़मान कायरा ने ज़िला गुजरात के इलाके करनाना में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि हमने मुल्क की बका की खातिर सियासी कुर्बानी दी और नामसाइद हालात में मुल्क की बागडोर संभाली। अगर ऐसे नाजुक मकाम पर हम खामोश रहते तो मुल्क को बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ता। आपको ये अंदाजा नहीं है कि वो क्या कुछ करने जा रहे थे खान साहब। वो जो आज बैठा पाकिस्तान की फौज को गालियां दे रहा है, वो जो आज बैठा इलेक्शन कमीशन पे हमला कर रहा है, वो जो आज बैठा पाकिस्तान में दहशतगर्दों की सपोर्ट की बातें कर रहा है, वो आज बैठा गवर्नमेंट से बाहर बैठ के पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात को खराब करने की कोशिश कर रहा है, वो अपनी हुकूमत के उस दौर में आके आलमी इदारों के साथ लड़ पड़ा। वज़ीर आज़म के मुशीर कमर ज़मान कायरा ने कहा कि साल हर साल की कोशिशों और अनगिनत कुर्बानियों के बाद दहशतगर्दी पर काबू पाया गया था। ताहम इमरान खान की हुकूमत में ऐसी पॉलिसियां इख्तियार की गईं कि दहशतगर्द ग्रोहों को एक बार फिर मुनज़्ज़म होने का मौका मिला। इमरान खान साहब की हुकूमत के दौरान उन्हीं दहशतगर्दों के खिलाफ जो दुनिया पाकिस्तान भर में लोगों के कातिल थे, जो हमारी फौज पे हमले करने के जिम्मेदार थे, जो पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए कोशिशें कर रहे थे, जो हिंदुस्तान के इशारों पे चल रहे थे, उनके लिए रास्ते खोले। और वो दहशतगर्द जो अफगानिस्तान की जेलों में थे वहां से आजाद हुए तो उनको पाकिस्तान में आना कहा कि आप आ जाएं। इससे पहले करनाना पहुंचने पे वजीर आजम के मुशीर कमर ज़मान कायरा का पुरतफाक इस्तकबाल किया गया। कमर ज़मान कायरा ने करनाना में सियासी रैली की क़यादत की। इस मौके पर उन्होंने जोड़ा था करनाना रोड के संग बुनियाद का इफ्तिताह किया। वजीर आजम के मुशीर कमर ज़मान कायरा ने इलाके में मदरसे का भी इफ्तिताह किया। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आज वही अक़वाम दुनिया पे हाकिम हैं जिन्होंने इल्म का रास्ता इख्तियार किया। मलिक उमर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।
वफाकी वजीर बराए तालीम राना तनवीर हुसैन ने कहा है कि इमरान खान की नाअहल हुकूमत ने आलमी मालियाती इदारों के साथ झूठ बोलकर मुल्क को माशी बहरान से दोचार किया। माशी चैलेंजेस के बावजूद इत्तेहादी हुकूमत वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में जल्द बहरानों पर काबू पा लेगी। शेखुपुरा की तहसील मुरीदके में नवाही इलाका चक नंबर 47 में गैस फराहमी मनसूबे पर काम के आगाज़ के मौके पर अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए राना तनवीर हुसैन ने कहा कि इमरान खान और इसके हवारियों ने गुज़िश्ता 4 साल में मुल्की मईशत को शदीद नुकसान पहुँचाया। अवाम यू टर्न की सियासत से बेजार हो चुके हैं, अब वो इमरान खान की बातों में नहीं आएंगे। उन्होंने कहा कि हम आने वाली नस्लों को एक खुशहाल और तरक्की याफ्ता पाकिस्तान देना चाहते हैं। मौजूदा हुकूमत अवाम की फलाह व बहबूद के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। तकरीब से मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं हसन रियाज और चौधरी मोहम्मद अरशद विर्क ने भी खिताब किया। हुकूमत के मुश्किल फैसलों से माशी अशारियों में बेहतरी आई है। जुलाई से नवंबर के अदाद शुमार के मुताबिक करंट अकाउंट और तिजारती खसारे में कमी आई है, जबकि टैक्स महसूलात में 17.4% इजाफा हुआ है। रिजवान आरिफ की रिपोर्ट देखिए। इत्तेहादी हुकूमत के इकदामात से जुलाई से नवंबर के दौरान करंट अकाउंट खसारे में 57% कमी वाक़ हुई। टैक्स महसूलात में 17.4% इजाफा हुआ। दरामदात में 16.2% कमी के अलावा तजारती खसारे में 26% कमी वाक़ हुई। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का फंड बढ़ाकर 364 अरब रुपए कर दिया गया है। काश्तकारों के लिए 800 अरब रुपए के तारीखी किसान पैकेज का ऐलान किया गया है। माली साल 2021-22 में जुलाई से नवंबर के दौरान करंट अकाउंट खसारा 7 अरब 20 करोड़ डॉलर था, जो रवा साल के इस दौरानिये में 3 अरब 10 करोड़ डॉलर रह गया। गुज़श्ता माली साल के दौरान इसी दौरानिये में टैक्स महसूलात 2920 अरब रुपए थे, जबकि रवा साल के इस दौरानिये में बढ़कर 3429 अरब रुपए हो गए हैं। मौजूदा हुकूमत की जानिब से मुल्क की मुआशी सूरत हाल को बेहतर करने के लिए अमली इक़दामात किए जा रहे हैं। इसी हवाले से इस्लामाबाद में कारोबारी बिरादरी ने हुकूमत को मुआशी मुश्किलात से निकालने के अज़म का इयादा किया। हम ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे हैं कि किस तरीके से हम गवर्नमेंट को बेहतर तरीके से इसका एक सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकें। अगर रियल स्टेट का सेक्टर चलेगा तो इसके साथ 60 से 70 इंडस्ट्रीज और भी चलेंगी और रोज़गार के मौके पैदा होंगे। कंस्ट्रक्शन की जो इंडस्ट्री है किसी भी मुल्क की ये रीढ़ की हड्डी की तरह होती है। अगर इसका कंस्ट्रक्शन के काम को, रियल एस्टेट के काम को अगर खोला जाए, इनको फैसिलिटेट किया जाए, सहूलतें दी जाएँ, तो उसमें पूरी इकानमी चलती है। उसमें तकरीबन 40 किस्म की जो लाइन इंडस्ट्रीज़ है वो चलती है और इस तरह जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसका खात्मा होता है, लोगों को रोज़गार मिलता है। मौजूदा हुकूमत ने मुश्किल हालात के बावजूद मुल्क में टेक्सटाइल और तामीराती सनत के फ़रोग़ के लिए मौसर पॉलिसी साजी की। मौजूदा हुकूमत बहुत मुश्किल मसाइल में और बहुत मुश्किल वक्त में आई और मुल्क की इकानमी बिल्कुल तकरीबन एंड पे पहुंची हुई थी। इस वक्त मौजूदा हुकूमत अपने तमाम वसाइल को इस्तेमाल कर रही है कि किसी तरह मुल्क की मईशत को संभाल सके। जिस सेक्टर के ऊपर मसाइल है उनके स्टेक होल्डर्स को साथ बैठाया जाए। अगर उनके स्टेक होल्डर्स को आप बैठाएंगे तो मैं समझता हूँ कि आपको रास्ता भी मिलेगा और इंशाल्लाह इसका हल भी मिलेगा। मुख्तलिफ इक्तिसादी चैलेंजेस से नंबरदाज़मा होने के बाद मुल्क की मुईशत मजीद मुस्तहकम हो रही है। रिजवान आरिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की जानिब से मैच्योरिटी क्लेम की अदायगी में ताखीर का नोटिस लेते हुए हिदायत की है कि इदारा पॉलिसी होल्डर को मुरव्वजा शरह के मुताबिक वाजिबुल अदा मुनाफे समेत इंश्योरेंस क्लेम अदा करे। सदर मुमलिकत ने कहा कि शिकायत कुनिंदा ने 31 अक्टूबर 1990 को 30,000 रुपए की बीमा पॉलिसी खरीदी। सदर मुमलिकत ने स्टेट लाइफ को 30 दिन के अंदर विफाकी मुहतसिब को तामील की इत्तला देने की हिदायत की। कुछ बात करेंगे मकबूजा वादी कश्मीर की, जहां भारतीय फौजियों की रियासती दहशतगर्दी जारी है। फौजियों ने ताज़ा कार्रवाई के दौरान जिला पुंछ में 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक सफाक फौजियों ने नौजवानों को जिले के इलाके बालाकोट में एक कार्रवाई के दौरान शहीद किया। भारतीय पुलिस ने जिला राजौरी के इलाके झिंगरी में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई के दौरान 18 बेगुनाह कश्मीरी नौजवानों को गिरफ्तार भी किया। भारतीय फौजियों ने जिला डोडा और किश्तवाड़ा में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयां शुरू की और कई इलाकों को मुहासरे में लेकर घर घर तलाशी का सिलसिला भी जारी रखा। मोदी हुकूमत ने जम्मू खित्ते में विलेज डिफेंस गार्ड्स के नाम पर हिंदुत्वा दहशतगर्दों में हथियारों की तकसीम का अमल दोबारा शुरू कर दिया है। राजौरी के डिप्टी कमिश्नर विकास कुंडल ने जलान गांव में दहशतगर्दों को बंदूकें और कारतूस खुद फराहम किए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा अली मोहम्मद सागर ने जम्मू के इलाके भवन में एक पार्टी इजलास से खिताब करते हुए नई दिल्ली से चलाई जाने वाली भारतीय जनता पार्टी की प्रॉक्सी हुकूमत को मकबूजा इलाके में बद इंतजामी की बदतरीन शक्ल करार दिया। वज़ीर आज़म के मुशीर इंजीनियर अमीर मकाम ने कहा है कि इमरान खान झूठे इल्जामात लगाकर इदारों और फौज को बदनाम करने की मजमूम साजिश कर रहा है। इदारों को बदनाम करने का सिलसिला बंद होना चाहिए।
लाहौर में पख्तून फलाही तंजीम पंजाब की हलफ बर्दारी की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ये वक्त मुल्क में इंतशार फैलाने का नहीं बल्कि पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने का है। इंजीनियर अमीर मुकाम ने कहा कि चौधरी परवेज इलाही और इमरान खान जान लें, अदम एतमाद का फैसला जल्द आ जाएगा। 9.5 साल उनकी वही हो गए, हमने उसकी कारकर्दगी देख ली और वही पंजाब को अड्डा बनाकर मुल्क को अदम इस्तेहकाम पिलाने, ये वही टाइम नहीं है अदम इस्तेहकाम पिलाने। और उसके लिए पंजाब में तुम्हें फिर परवेज इलाही को दाद देते हो कि पूरी PTI को टेक ओवर कर दिया और इमरान खान को फारिग कर दिया और वो दूर से देख रहा है और वही यू टर्न का सुबह एक बयान देता है और शाम को दूसरा बयान। हमारा कायद नवाज शरीफ है और अगर शहबाज शरीफ है उसका एजेंडा सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क को बहरानों से निकालने और पाकिस्तान को ट्रैक पर चढ़ाने का है, पाकिस्तान में माशी इस्तेहकाम लाने का है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना मशहूद अहमद खान ने लाहौर में तंजीम साजी की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हमेशा मुल्की खुशहाली के लिए काम किया है और मुल्की मफाद में कुर्बानियाँ दी हैं। उन्होंने कहा कि खुशहाली का सफ़र हमेशा मुस्लिम लीग नून के दौरे इक़्तिदार में शुरू हुआ है। हमने मुल्क से दहशतगर्दी को ख़त्म किया, बिजली के मंसूबे लगाए, CPEC लाए और बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा किया। राना मशहूद अहमद खान ने कहा कि इमरान खान मुल्क में इंतशार की सियासत को फ़रोग़ देकर नौजवानों को इस्तेमाल कर रहे हैं। आज मुल्क में जिन बहरानों से दो चार हैं, इसका जिम्मेदार सिर्फ इमरान खान है। उन्होंने कहा कि जब मुल्क माशी तौर पर इस्तेहकाम की जानिब गामजन होता है तो इमरान खान धरनों की सियासत शुरू कर देते हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कराची में स्ट्रीट क्राइम्स पर काबू पाने के लिए कार्रवाइयाँ तेज़ करने की हिदायत करते हुए कहा कि तमाम हसास मकामात पर पुलिस तैनात की जाए। कराची में इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि शहर में पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए और आदी मुजरिमों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से कराची में बिलावल चुरंगीता स्टार गेट रैली निकाली गई, जिसमें लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली के शुरका से खिताब करते हुए सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवाम की बिला तफरीक खिदमत की है, जिसे आइंदा भी जारी रखा जाएगा। कराची में अरबों रुपए के तरक्याती काम हमारी कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत हैं। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार अहमद खोड़ो ने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात में हमारे उम्मीदवार कराची के हर हल्के से कामयाबी हासिल करेंगे। सेनेटर वकार मेहदी ने कहा कि हम कराची में तरक्याती काम और अवामी खिदमत का सिलसिला जारी रखेंगे। MQM पाकिस्तान के वफ़द ने कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में कराची में डॉक्टर फारूक सत्तार से मुलाकात की और सियासी सूरत हाल, बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी और डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि शहर कायद के मसाइल के हल के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर साथ चलना होगा। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि बल्दियाती इंतखाबात शफाफ हों और कोई गैर जानिबदारी पर उंगली ना उठा सके। और नाज़रीन, मारूफ आलिम दीन और जामिया एहतशामिया के बानी मौलाना एहतरामुल हक थानवी अमरीका में इंतकाल कर गए। एहतरामुल हक थानवी गुज़िश्ता 6 माह से कैंसर के आर्ज़े के बायस अमरीका के शहर अटलांटा में ज़ेर इलाज थे। वो मौलाना एहतशामुल हक थानवी के बड़े साहबजादे थे। मौलाना एहतरामुल हक थानवी के साहबजादे मोहतशमुल हक थानवी ने वालिद के इंतकाल की तस्दीक की है। मरहूम की नमाज जनाजा जॉर्जिया इस्लामिक इंस्टीट्यूट ऑफ अमरीका में अदा की जाएगी और तदफीन भी वहीं होगी। पंजाबी और उर्दू ज़बान के नामवर शायर बाकी सिद्दीकी को हमसे बिछड़े 51 बरस बीत गए हैं। वो पंजाबी और उर्दू ज़बान के बड़े शायर थे। रिपोर्ट करेंगे वकार हैदर। हमको याद आने लगे लोग अपने दिए जलाने लगे। इस मशहूर ज़माना गज़ल के खालिक हैं बाकी सिद्दीकी। वो एक अदीब, ड्रामा निगार और शायर थे। रावलपिंडी में पैदा होने वाले बाकी सिद्दीकी को उर्दू और पंजाबी शायरी पर अबूर हासिल था। उनकी बेशतर नज़्में छोटी बहर में हैं। वो अपने कलाम को इंतहाई सादा अल्फाज में बयान करते थे। दिल को आने लगा बसने का ख्याल, आग जब घर को लगा दी हमने। उनके मशहूर कलाम कच्चे खड़े, जामे जम, दारो रसन, जख्मे बहार, बारे सफर और ज़ादे राह शाया हो चुके हैं। बाकी सिद्दीकी 8 जनवरी 1972 को 67 बरस की उम्र में दारे फानी से दारे बका की जानिब चल दिए। वकार हैदर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और नाज़रीन, हौसला बुलंद और हिम्मत जवां हो तो कोई भी माजूरी इंसान की मजबूरी नहीं बनती। बुरहान फरीद चिश्ती भी ऐसे ही एक इंसान हैं जिन्होंने माजूरी को कामयाबी की राह में हायल नहीं होने दिया। आसिम नज़ीर भट्टी की रिपोर्ट देखिए।
پاکستان کے علاقے بوریوالا سے تعلق رکھنے والے برہان فرید چشتی نے آنکھ تو معذوری میں کھولی، لیکن والدین کی شفقت اور محنت نے انہیں باکمال بنا دیا۔ مجھے امی ابو نے محتاج نہیں کیا، نہ ان کے نہ کسی اور کے۔ شادی کے بعد ہم پہلی دفعہ آئے ہیں پاکستان، تو وائف صاحب ہے وہ بھی خوش ہے، فیملی بھی ادھر ہے، امی ابو بھی ادھر ہیں۔ ناروے میں مقیم برہان چشتی کو دنیا بھر میں ان کے چاہنے والے بوبو کے نام سے جانتے ہیں۔ بوبو یورپ، امریکہ اور دبئی سمیت مختلف ممالک میں ایونٹ مینجمنٹ، چیریٹی ورک اور اپنے برانڈ کی وجہ سے کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ وہاں میں گاڑی خود چلاتا ہوں، وہاں صبح اٹھتا ہوں، جو میری نارمل روٹین ہوتی ہے، میرے پرسنل اسسٹنٹ آتے ہیں، میری ہیلپ کرتے ہیں، اب تو خیر وائف بھی ہے وہ بھی کر دیتی ہے، تو صبح اٹھ کے تیار ہو کے میں اپنا نکل جاتا ہوں، وہ اپنا نکل جاتی ہے۔ بندے کو جس حال میں بھی ہو بندہ کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ تقریباً پچھلے 10 سال سے میں تو المدثر ٹرسٹ کھاریاں میں جو ہے وہ ڈسیبل بچوں کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اچھا لگتا ہے جب لوگ آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں، آپ کا دل کرتا ہے آپ اور کریں کچھ۔ برہان بوبو کا ماننا ہے کہ اگر نیت صاف اور کچھ کر گزرنے کی لگن ہو تو دنیا میں کوئی بھی رکاوٹ آپ کا راستہ نہیں روک سکتی۔ برہان چشتی المعروف بوبو کی زندگی ہر اس پاکستانی کے لیے قابل تقلید مثال ہیں جو زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ عاصم نذیر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ معذوری کامیابی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ ناظرین، اسی حوالے سے بریل کے عالمی دن کے موقع پر پاکستان ٹیلی ویژن پر نابینا افراد کے لیے خصوصی پروگرام نشر کیا گیا۔ تفصیل بتا رہے ہیں سمیع اللہ۔ پی ٹی وی کے پروگرام سماج میں بنے بصارت سے محروم افراد مہمان۔ پروگرام میں بریل ایکسپرٹ ہما شاہد، موسیقار ہارون کرامت اور حسان طاہر نے اینکر منیبہ مزاری سے اپنے اپنے تجربات شیئر کیے۔ I was in 8th class, I lost my eyesight اور اس کے بعد مجھے احساس ہوا کہ بریل سیکھنا میرے لیے بہت امپورٹنٹ تھا۔ بریل ہماری زندگی میں اسی طرح اہم ہے جس طرح بابصارت انسان کی زندگی میں کاغذ اور قلم کی اہمیت ہے۔ ہم بریل کو ایز اے ریڈنگ موڈ ہم یوز کریں تو 1 ہماری اسپیلنگ امپروو ہوتی ہے، 2 ہمیں میمورائز کرنے میں ایزی ہوتا ہے۔ پروگرام سماج میں بتایا گیا کہ پاکستان دنیا میں بینائی سے محروم افراد کے لحاظ سے 7ویں نمبر پر ہے۔ پروگرام کے اختتام پر موسیقار ہارون کرامت نے اپنا تخلیق کیا ریپ گانا بھی سنایا۔ میں چھوڑا یا تیری بھیڑ نہ کلم سچ بول دینے، لفظاں چ میرے پل خاص سارے جوڑ دینے، گیت میرے دل وچ چھپے راز سارے کھول دینے، دنیا چ ایچ پی یار مینوں بول دینے۔ پروگرام میں اس امر کا اعادہ کیا گیا کہ نابینا افراد کے لیے تعلیم اور روزگار کے بہتر مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ سمیع اللہ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ اور ناظرین، برطانوی دور حکومت میں بلوچستان کے علاقے شیلا باغ میں بنائی گئی ریلوے سرنگ ہمارا قیمتی ورثہ ہے جو سیاحوں کے لیے آج بھی دلچسپی کا باعث ہے۔ تاریخی مقام کے حوالے سے دیکھتے ہیں کوئٹہ سے سرفراز شیخ کی رپورٹ۔ بلوچستان کے ضلع قلعہ عبداللہ کے علاقے شیلا باغ میں واقع خوجک ٹنل کے نام سے جانی پہچانی جانے والی ریلوے سرنگ تاریخی پس منظر کی حامل ہے۔ برطانوی دور حکومت میں بلوچستان کے خشک اور سنگلاخ پہاڑوں میں دفاعی نقطہ نگاہ کے پیش نظر ریلوے لائن اور سرنگیں بنائی گئیں، جس کی منظوری واسرائے ہند لارڈ لیٹن نے باقاعدہ طور پر 1876 میں دی۔ یہ بہت تاریخی جگہ ہے۔ 1910 میں لگا ہوا ہے ہمارا باغ، 1945 میں پنشن ہو گیا۔ خوجک ٹنل کی تعمیر کا آغاز 1888 میں شروع ہو کر 1891 میں اختتام پذیر ہوا۔ تقریباً 3 میل لمبی خوجک ٹنل میں آج بھی ریل گزرتے وقت سرنگ کے دہانے پر قداور آئینے سے سورج کی روشنی منعکس کر کے ٹرین کو راستہ دکھایا جاتا ہے۔ خوجک یا شیلا باغ سرنگ کے نام کے حوالے سے مختلف روایات ملتی ہیں۔ تجزیہ نگار اور محققین اسے اس زمانے کی مشہور رقاصہ شیلا کے نام سے منسوب کرتے ہیں۔ 1891 میں تعمیر کی جانے والی خوجک ٹنل آج بھی اپنی اصل حالت میں موجود ہے، جو بنانے والوں کی کمال مہارت کے ساتھ ساتھ فن تعمیر کا عظیم شاہکار بھی ہے۔ سرفراز شیخ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، شیلا باغ۔ ناظرین، آرٹ کاؤنسل کراچی میں طلسم تھیٹر اور رقص فیسٹیول کا آغاز ہو گیا ہے۔ شہریوں کی بڑی تعداد اس فیسٹیول کا رخ کر رہی ہے۔ دیدہ زیب ملبوسات، سیٹ اور روشنیوں کے ساتھ بہترین رقص اور موسیقی کا تڑکا فیسٹیول کی رونقوں میں اضافہ کر رہا ہے۔ تفصیل جانیں گے حسن ناصر سے۔ موسیقی، رقص اور خاکوں پر مبنی طلسم فیسٹیول اپنی تمام توانائیوں کے ساتھ جاری ہے۔ فیسٹیول میں پیش کیے جانے والے بہت سے ڈرامے پاکستان میں تھیٹر اور رقص کی تاریخ میں نمایاں رہے ہیں۔
फेस्टिवल में लाइट इन द विलेज के उर्दू विजन की पेशकश भी शामिल है, जो असल में स्कॉटिश ड्रामा निगार जोकल फोर्ड ने लिखा है, जो कि बरतानिया से फेस्टिवल में शिरकत के लिए खुसूसी तौर पर पाकिस्तान आए हैं। इसके अलावा तिलिस्म फेस्टिवल की खास बात नई प्रोडक्शन इंदर सभा का प्रीमियर शामिल है। ये शानदार मलबूसात, सेट और रोशनियों के साथ बेहतरीन रक्स और मौसीकी का इश्तराक है। फेस्टिवल में मज़ाहिया ड्रामा बहरूपिया, तारीखी खेल जिन्हें लाहौर नहीं वेखिया, सूफी शायर, रक्कास, संत भगत कंवर राम की कहानी भी शामिल है। शुरका ने तिलसिम फेस्टिवल को शहर कायद की रोशनियों और रंगीनियों में ताज़ा हवा का झोंका करार दिया है। समाजी मसाइल जो है उनको उजागर किया जाता है, तो ये बहुत बड़ी काविश है। इस तरह के ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम होने चाहिए और सीमा जी तो करती रहती हैं। आर्ट्स काउंसिल में ये अच्छा है कि ये फ्री फॉर ऑल होता है। कल्चरल एक्टिविटी के हवाले से और ख़वातीन को प्रमोट करने के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। बहुत मज़ा आया और सीमा किरमानी के प्रोग्राम इस तरह बहुत एनलाइटनिंग होते हैं। प्रोग्राम बहुत अच्छा था, डांस के फ़रोग के लिए प्रोग्राम बहुत अच्छा था और हर चीज़ अच्छी थी। फेस्टिवल के पहले रोज मारूफ क्लासिकल डांसर सीमा किरमानी ने खूबसूरत क्लासिकी रक्स पेश करके हाज़रीन महफिल से दाद वसूल की। तिलसिम थिएटर और डांस फेस्टिवल में शहरियों का दाखिला बगैर किसी टिकट के रखा गया है, जबकि 22 जनवरी को फेस्टिवल के आखिरी रोज मोहनजोदड़ो की दरियाफ्त के 100 साल मुकम्मल होने पर खुसूसी तौर पर रक्स पर मबनी ड्रामा मोहनजोदड़ो भी पेश किया जाएगा। 22 जनवरी तक जारी रहने वाले तिलसिम फेस्टिवल में फ़नून लतीफ़ा से दिलचस्पी रखने वालों की एक बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की। हसन नासिर सिद्दीकी, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कराची। मौसम सरमा में मछली का इस्तेमाल सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है। जुड़वा शहरों के वासियों ने सर्द मौसम में मछली की दुकानों का रुख कर लिया है। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद उस्मान। मछली हमेशा से इंसान की मरगूब ग़िज़ा रही है। गुलफाम, सिल्वर, कालाराव, साइमन और मुश्का समेत कई किस्म की मछलियाँ इस्लामाबाद और रावलपिंडी की फूड स्ट्रीट में दस्तयाब हैं। शहरी अपनी पसंद की मछली खरीद कर खूब लुत्फानंदोज होते हैं। ये फिंगर फिश है, ये बच्चे माशाल्लाह शौक से खाते हैं, ठीक है, क्योंकि बोनलेस होती है। मुश्का है, ये समुद्र की है, इसमें कांटे भी ज़रा कम होते हैं, तो लोग ये बहुत शौक से खाते हैं। सर्दी में ये खाने का अपना मज़ा आता है, ग़िज़ाइयत से भरपूर है, बड़ा अच्छा टेस्ट होता है। लोग अपना जिस्मान गर्म रखने के लिए लोग फिश ज़्यादा पसंद करते हैं। सोल फिश हमें पसंद है, वैसे हम रहू भी खाते हैं, ठीक है, लेकिन हम थोड़ा टेस्ट चेंज हो जाए, टेस्ट चेंज के लिए ना। आवाम सर्दी के मौसम का मज़ा दोबारा करने के लिए जुड़वा शहरों में मौजूद मछली के फूड पॉइंट्स का रुख करते हैं, जहां वो तली हुई मछली जी भरकर खाते हैं। सर्दियों में स्पेशल हम लेते हैं इनसे रहू, आज खाइए सोल। वैसे तो ये पूरा साल भी खाएं तो कोई ऐसा वो नहीं है, लेकिन यहाँ एक रिवाज बना हुआ है कि सर्दियों में लोग ज़्यादा खाते हैं। रॉ फिश ये कि है बड़ी टेस्टी मछली, दूसरा कि यहाँ पे ओपन में बैठ के खाते हैं, ठंड में मछली खाने के जो है ना वो मज़ा ज़्यादा आता है। माहिरीन के मुताबिक मछली इंसानी सेहत के लिए बेहतरीन ग़िज़ा है, जो मुख्तलिफ बीमारियों के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करती है। मोहम्मद उस्मान, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, अब खेल की खबरों के लिए आपको लिए चलते हैं अनीस की जानिब। अस्सलाम वालेकुम, खेलों की खबरों के साथ मैं हूं मोहम्मद अनीस। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान वनडे सीरीज़ के हवाले से। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम और न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने ट्रॉफी को मीडिया के सामने पेश किया। ट्रॉफी की रनुमाई के बाद दोनों टीमों ने नेशनल बैंक क्रिकेट अरीना में प्रैक्टिस सेशन भी किया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा वनडे मैच 11 जनवरी जबकि तीसरा और आखिरी मैच 13 जनवरी को खेला जाएगा। तमाम मुकाबले कराची में ही होंगे। न्यूजीलैंड की टीम 2003 के बाद पाकिस्तान की सरजमीन पर वनडे मैचेस खेल रही है। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम का कहना है कि वनडे क्रिकेट में पाकिस्तानी टीम गुज़श्ता कुछ अरसे से अच्छी कारकर्दगी दिखा रही है। कोशिश करेंगे कि इसी मोमेंटम को बरकरार रखते हुए बेहतरीन खिलाड़ी मैदान में उतारें। वाइट बॉल हमारी काफ़ी अच्छी गई है पिछले साल की, और ऑलमोस्ट हमारे जो हम मैचेस खेले हैं ऑलमोस्ट 90 to 95% हम जीते हैं। कोशिश करेंगे कि जो वाइट बॉल में मोमेंटम चल रहा है उसको कंटिन्यू करें और जो हमारी स्ट्रेंथ है उस पर रहें। और क्योंकि वाइट बॉल एक डिफरेंट फॉर्मेट है और डिफरेंट आपका माइंडसेट होता है, और कोशिश यही करेंगे कि उसको जल्दी स्विच ऑफ करें कि रेड से वाइट में जाएं और जो रिक्वायर्ड है वनडे की उसी हिसाब से खेलें। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने कहा है कि पाकिस्तान एक मजबूत हरीफ है
اور ون ڈے میچز میں ٹریک ریکارڈ بھی بہت اچھا ہے. کوشش ہوگی کہ شروع کے میچز سے ہی برتری حاصل کر لیں. کراچی میں پری سیریز پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے کہا کہ ون ڈے میچز کا ہمیشہ سے ہی فارمیٹ مختلف ہوتا ہے، جبکہ سفید بال کی کرکٹ میں شائقین کی دلچسپی بھی زیادہ ہوتی ہے. کوشش ہوگی کہ اچھی کرکٹ کھیلتے ہوئے رینکنگ کو اور آگے بڑھائیں. پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان اب تک ہونے والے ون ڈے میچز کے ریکارڈز کی بات کریں تو پاکستان کا پلڑا بھاری ہے. دونوں ٹیموں کے درمیان اب تک 107 ون ڈے میچز کھیلے جا چکے ہیں، جس میں گرین شرٹس نے 55 اور کیویز نے 48 میچز میں کامیابی حاصل کی ہے. ایک میچ ٹائی ہوا. پاکستانی سرزمین پر ہونے والے مقابلوں کی بات کریں تو دونوں ٹیموں کے درمیان 20 ایک روزہ میچز کھیلے گئے ہیں. 17 میں پاکستان اور 3 میں نیوزی لینڈ فاتح رہا. دونوں ٹیمیں اب 20 سال بعد پاکستانی سرزمین پر ون ڈے میچز میں ایکشن میں نظر آئیں گی. صاحبزادہ سلطان نے تھر فلڈ ریلیف جیپ ریس اپنے نام کر لی ہے. تھر پارکر میں ہونے والی ریس کے تیسرے اور آخری روز پری پیئرڈ کیٹیگری میں 24 گاڑیوں نے حصہ لیا. صاحبزادہ سلطان نے 107 کلومیٹر کا فاصلہ 1 گھنٹے 8 منٹ اور 35 سیکنڈز میں طے کیا. ریسر نعمان نے دوسری اور ظہیر حسین شاہ نے تیسری پوزیشن حاصل کر لی. خواتین میں مہم شراز قریشی فاتح رہیں. مٹھی میں ہونے والی اختتامی تقریب میں مہمان خصوصی نے انعامات تقسیم کیے. بلتستان کے ضلع شگر کے باسی سردیوں کے موسم میں ثقافتی کھیل کو پولو کثرت سے کھیلتے ہیں. پولو گلگت بلتستان کا قدیم اور ثقافتی کھیل ہے. تفصیل جانتے ہیں گلزار شگری کی اس رپورٹ میں. خون جما دینے والی سردی کا آغاز ہوا تو شگر کے باسیوں نے لہو گرم رکھنے کے لیے صدیوں پرانی روایتی کھیل کوپولو کھیلنا شروع کر دیا. یہ کھیل بلتستان کا ثقافتی کھیل ہے جو یہاں کے باسی صدیوں سے کھیلتے ہوئے آ رہے ہیں. یہ کھیل خاص چمڑے سے بنی ہوئی بال اور ہاکی نما اسٹک جسے مقامی زبان میں رنگو کہتے ہیں اس سے کھیلی جاتی ہے. یہ بلتستان لیول پہ پہلے کھیلا جاتا تھا. ابھی یہ کوپولو صرف نایاب ہو کے علاقائی شگر میں کھیلا جاتا ہے. مقامی تنظیمیں اس ثقافتی کھیل کو زندہ رکھنے کے لیے اقدامات کر رہی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس کھیل کو زندہ رکھنے سے سرمائی صحت کو فروغ ملے گی. صرف بلتستان میں یہ کھیل کھیلا جاتا ہے. یہ کھیل بھی مخدوم ہوتا جا رہا تھا، لیکن ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کھیل کو دوبارہ زندہ کر سکے تاکہ ہمارے علاقے میں سرمائی صحت کو فروغ ملے. محکمہ سیاحت اگر کوپولو جیسے ثقافتی کھیل پر توجہ دے تو نہ صرف اس سے ثقافت زندہ رہے گی بلکہ علاقے میں سرمائی سیاحت کو بھی فروغ ملے گا. گلزار شگری، پی ٹی وی نیوز، شگر. السلام علیکم. بدلتے موسم کی خبریں لیے میں ہوں آپ کے ساتھ عبد القدیر. آج کے خبر نامے میں آپ جان سکیں گے موسم کی تازہ ترین صورتحال، بارش، برف باری کا احوال. سب سے پہلے خبر شامل کرتے ہیں ملک بھر میں سردی کی شدت میں لہر جو ہے وہ برقرار ہے. گلگت بلتستان، کشمیر، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے بعض مقامات پر بارش اور پہاڑوں پر برف باری ہوئی. میدانی علاقوں میں دھند کے باعث ٹریفک کی روانی بھی شدید متاثر ہے. تفصیل کے لیے رضوان عارف کی رپورٹ ملاحظہ کیجیے. محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور مطلع ابر آلود رہے گا. تاہم شمالی بلوچستان، بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، خطہ پوٹھوہار اور کشمیر میں بارش اور برف باری کا امکان ہے. کشمیر کے زیادہ تر بالائی حصے ہیں، خیبر پختونخوا ہے، اسی طرح گلگت بلتستان میں مطلع ابر آلود رہے گا اور وقت وقت سے بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا سلسلہ ہے وہ جاری رہے گا. اسی طرح جو پوٹھوہار ریجن ہے اس میں بھی بارش کا امکان جو ہے 24 گھنٹوں کے دوران راولپنڈی، اسلام آباد سمیت جو ہے وہ رہے گا. گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں میں گزشتہ رات سے ہلکی بارش اور برف باری کا سلسلہ جاری ہے. خراب موسم کے باعث اسلام آباد اور گلگت کے درمیان پروازیں متاثر ہوئیں. بلتستان کے علاقوں اسکردو، شگر اور گانچھے میں بھی وقفے سے برف باری کا سلسلہ جاری ہے. برف باری کے باعث بالائی علاقوں کا رابطہ منقطع ہو گیا ہے. میدانی علاقے جس میں سندھ کے میدانی علاقے ہیں، پنجاب کے میدانی علاقے ہیں، ان میں جو فوگ کا ہے، دھند کی کیفیت ہے، خاص طور پہ رات کے اور صبح کے اوقات میں وہ جاری رہنے کا امکان ہے. دسمبر جو ہے وہ نارمل سے کافی کم بارشیں ہوئی ہیں. اسی طرح جنوری میں بھی کسی اچھی بارش جو ہے وہ بھی متوقع نہیں ہے. اینڈ آف نیکسٹ ویک یا نیکسٹ ویک کے اندر پلین ایریاز میں بھی بارش کے امکان ہے. گندم کے حوالے سے وہ پلین ایریاز میں وہ آئندہ آنے والے دنوں میں خصوصاً جنوری کے مہینے میں واٹر اسٹریس جو ہے وہ رہے گا اور پانی کو جو ہے اریگیشن کے ذریعے سے جو ہے وہ پڑے گا.
मुल्क के मैदानी इलाकों में धुंध के बाइस मामूलात जिंदगी मुतासिर हो रहे हैं। शोरकोट, नारोवाल, चीचावतनी, शेखुपुरा, गाजियाबाद, शाहकोट, कसोवाल और इकबाल नगर के मुजाफाती इलाकों में भी शदीद धुंध की वजह से सर्दी में इजाफा हुआ और सड़कें वीरान रहीं। मोटरवे पुलिस और इंतजामिया ने शहरियों को हदायत की है कि वो गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें। जरूरी सफर पर निकलना हो तो गाड़ियों पर फोग लाइट्स इस्तेमाल करें और अगली गाड़ी से मुनासिब फासला रखें। आसिम रिजवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और राजीन, मानसेरा समेत मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश समेत बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है। सियाहती मकामात शोग्रान, कागान और नारान में पहाड़ों ने बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली है। वादी कुनश, वादी बोगड़मंग के पहाड़ों पर भी बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बर्फबारी से लुत्फानंदोज होने के लिए सयाहों की बड़ी तादाद शोग्रान और दीगर मकामात पर पहुंच चुकी है। सयाहों की सहूलत और बरवक्त मदद के लिए कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी का अमला कागान शोग्रान रोड पर भारी मशीनरी के साथ मौजूद है, जबकि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाके धुंध की शदीद लपेट में हैं। मरी में भी मुमकिना बर्फबारी के पेश नज़र मरी इंतज़ामिया ने इंतज़ामात को हतमी शक्ल दे दी है। इंतज़ामिया अब बिल्कुल मुतहर्रक है। पूरे तमाम डिपार्टमेंट्स रोड्स पे आपको मिलेंगे। हमने प्रॉपर तैयारी की हुई है, फैसिलिटेशन सेंटर्स कायम हैं। कॉम्प्रहेंसिव कंटिजेंसी प्लान बनाया गया है जिसमें तमाम इदारे जो हैं वो उनकी रिसोर्सेज जो हैं कंबाइन होके हमने 13 फैसिलिटेशन सेंटर्स पे तैनात कर दी गई है। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम हैं और बहुत अच्छा नज़ारे हैं और बर्फ़बारी का भी इम्कान है। और आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील। स्कर्दू में कम से कम दर्जा हरारत -8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लह में -9, अस्तूर -4, हुंजा -6 और पाराचनार में -6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और अब मुल्क के अहम शहरों के दर्जा हरारत की अगर हम बात करें तो इस्लामाबाद में कम से कम दर्जा हरारत 5, लाहौर 6, कराची 13, पेशावर 8 और कोयटा में 7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मौसम की सूरत हाल आपने मुलाहिजा की। अब आपको वापस लिए चलेंगे मेन डेस्क की जानिब। नजर डालेंगे बैनुल-अक़वामी खबरों पर। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग जारी है। 36 घंटे की एकतरफा जंगबंदी खत्म होने के बाद यूक्रेन पर हमले किए गए हैं। रूस ने दावा किया है कि 89 फौजियों की हलाकत का बदला लेने के लिए बड़ी जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें 600 यूक्रेनी फौजी मारे गए। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक यूक्रेन के शहरी इलाके में किए गए इस हमले में दुश्मन की तंसीबात को भी शदीद नुकसान पहुंचा। दूसरी तरफ सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि जंगबंदी का रूसी ऐलान एक ढोंग था। हकीकत यह है कि इस दौरान भी बाहमोत और दीगर यूक्रेनी मोर्चों पर गोलाबारी की गई। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में दोबारा क़याम अमन रूसी फौज के मुल्क से इनखला के बाद ही मुमकिन हो सकेगा। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन की कौमी सिक्योरिटी काउंसिल ने रवा साल के वर्किंग प्लान का ऐलान कर दिया है। मुल्क की आज़ादी के लिए जदोजहद और दिफाई इम्कानात में तोसी तरजीही निकात हैं। जापान की सेल्फ डिफेंस फोर्स और अमरीका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया की फ़ज़ाई अफवाज ने मुश्तरका फ़ौजी मश्क का इनेकाद किया। इस मश्क में लड़ाका तैयारों, ट्रांसपोर्ट, हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर्स ने हिस्सा लिया। चारों मुल्कों ने फौजियों ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों में हिस्सा लिया और बाहमी तजुर्बात से इस्तिफादा किया। जापान के वज़ीर दिफा ने इस मश्क का मुआयना किया। उन्होंने कहा कि हमने अपने इत्तहादियों के साथ ताउन को मज़ीद मजबूत करना है। नाज़रीन, के साथ ही खबरों का सिलसिला मुकम्मल हुआ। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद किसी भी खबर या अपडेट के लिए देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।